बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 और आज हमारा टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है अंग्रेज़ नौ आबादियाती निज़ाम। इसका कुछ तज़किरा मैंने पहले चैप्टर में जब हम दो कौमी नज़रिया और उसके बाद जो हमने टॉपिक किया था मुसलमानों की माशी महरूमी, उसमें कुछ डिस्कशन हुई थी। तो आज ये मुकम्मल टॉपिक जो है इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर इस जो आपका टॉपिक है 2 सफ़ात का, इसके ऊपर हेडिंग्स नहीं बनी हुई, पैराग्राफ और स्टार्स लगी हुई उसमें। तो इसमें हम हेडिंग्स बनाएंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और आपको लिखने में भी आसानी हो। तो इसके जो सबसे पहली हम चीज़ है, जैसे कि हम देख रहे थे, हमने दूसरे चैप्टर आपकी नई किताब में चौथे चैप्टर के साथ उसको मर्ज कर दिया गया। लेकिन अगर पुरानी किताब का आप देखें तो उसमें हमने पाकिस्तान बनने तक का तमाम सफ़र तय किया। करारदाद पाकिस्तान 1940 से लेकर 1947, 3 जून 1947 का मंसूबा और फिर 18 जुलाई 1947 का ऑर्डर के 15 अगस्त को 2 आज़ाद मुमलिकतें बन जानी चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें जो बाकी रह गई थी, हम पुराने हवाले से देखें तो एक अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम और दूसरा रह गया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार। ठीक है, क़याम पाकिस्तान में जो उन्होंने किरदार अदा किया, वो सियासी जदोजहद तमाम की तमाम, ये 2 टॉपिक असल में रह गए। लेकिन चूँकि आपकी नई किताब अब आ चुकी है, उसमें जो चौथे चैप्टर की चीज़ें हैं वो दूसरे में ही मर्ज कर दी गई हैं, तो हम उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में समझने की कोशिश करेंगे। अब अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम का सबसे पहले हम यहाँ पर दर्ज करते हैं, जो आपकी पहली हेडिंग भी होगी, तारुफ में हम क्या लिखेंगे, यानी कि बरतानवी और यूरोपीय अक़वाम जो है ख़ास तौर पर वो जिस इलाके पर कब्ज़ा करके अपना एक निज़ाम जारी करती थी, यानी कि अफ्रीका और एशियाई मुल्क उन इलाकों पर कब्ज़ा करके यूरोपीय अक़वाम जो एक निज़ाम जारी करती थी उन्हें हम कहते हैं नौ आबादियाती निज़ाम। क्या कहते हैं? नौ आबादियाती निज़ाम। एशियाई कौमों पर उन्होंने कब्ज़ा किया, इलाकों पर कब्ज़ा किया, उनको ग़ुलाम बनाया। अफ्रीका के इलाकों पर कब्ज़ा किया, उन लोगों को ग़ुलाम बनाया। इनका मकसद क्या होता था? तो पहली बात आपको समझ आ गई, यानी कि यूरोपीय अक़वाम एशियाई और अफ्रीका के जिन ममालिक पर इलाकों पर कब्ज़ा करके अपना एक निज़ाम जारी करते थे, उनको कहते थे नौ आबादियाती निज़ाम। ये असल में निज़ाम था क्या? इस निज़ाम के 2 अहम पहलू हैं। एक पहलू तो ये था कि किसी इलाके पर कब्ज़ा करना, कब्ज़ा करके उस जो इलाका था वहाँ पर एक तो अपने इलाकों में बननी हुई चीज़ों को वहाँ पर फ़रोख्त करना, तो तिजारत को बढ़ा लेना। दूसरी बात, उस इलाके के जो रिसोर्सेज होते थे, जो अहम चीज़ें होती थी, जो कीमती चीज़ें होती थी, उनको अपने कब्ज़े में कर लेना। यानी कि अगर किसी इलाके की ख़ास चीज़ जो भी वहाँ से निकल रही है, जैसे आप अफ्रीका के हवाले से देखें तो वहाँ पर सोना और यानी कि ऐसी कानें मौजूद हैं जहाँ पर हीरे जवाहरात वगैरह बहुत ज़्यादा मिक़दार में निकलते हैं। हीरे मतलब ये जो जितनी भी मादनियात हैं, तो वहाँ पर वो उन इलाकों पर ख़ास तौर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब एक और चीज़ आ गई, तेल, यहाँ से ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो ये चीज़ें क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इन इलाकों पर कब्ज़ा कर लेना। मशरक़ वस्ता के फ़सादात, इराक़, शाम, उर्दन, इन इलाकों पर क्यों ये तमाम चीज़ें थोपी जा रही हैं, इनको क्यों खाना जंगी के इलाके बनाए जा रहे हैं? इन इलाकों में रिसोर्सेज हैं, इन इलाकों में तेल है, इन इलाकों की वो चीज़ें, पेट्रोलियम की मसनूआत, कि ये मुल्क बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया को ज़रूरत है, अगर वो आपके पास हो तो आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के, अपनी ताकत पकड़ने के लिए। तो ये अक़वाम जो है ये ख़ास तौर पर उन इलाकों पर कब्ज़ा करती हैं। पहली बात, वहाँ पर इन इलाकों को मंडी समझा जाता था कि अपने इलाकों में माल बनाएं, उन इलाकों में फ़रोख्त करें, तो ये कन्फर्म होता था कि इनकी चीज़ें जो बन रही होंगी वहाँ पर फ़रोख्त हो रही होंगी और वहाँ से भी वो पैसे कमा लेते थे। और उस इलाके में जो रिसोर्सेज होते थे, जो वहाँ पर चीज़ें, कीमती चीज़ें होती, उनके ऊपर भी वो अपने कब्ज़े जमा लेते थे। वहाँ पर तेल, गैस, ये तो हम नई चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पुराने वक्तों में वहाँ पर तिजारत के रस्ते बहुत अहम हुआ करते थे। तो साहिल इलाकों पर कब्ज़ा करना सबसे बड़ी बात होती थी और उस इलाके में अपने माल को फ़रोख्त करना,
ये फिर हम लेटर ऑन देखते हैं किस इलाके में कहीं सोना ज़्यादा है, कुछ उन इलाकों पर ज़्यादा बड़े कब्जे करना, वहाँ से सोना निकालना और अपनी इकॉनमी को सेट करना। लेकिन दूसरी तरफ ये कौमें जिन इलाकों पर कब्ज़ा करती थी उन इलाकों के लोगों की हालत इजहार का उनकी कोई फ़िक्र नहीं होती थी। ठीक है, कैसे? यानी कि उस इलाके पर जिस पर कब्ज़ा किया गर्ज नहीं होती थी कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं नहीं हैं या पढ़ रहे हैं, उनको सेहत की सहूलत कैसी है, उनका म्यार ज़िंदगी कैसा है। इन चीज़ों से इन अंग्रेज़ों को, यूरोपीय अक़वाम को कोई गर्ज नहीं होती थी। ये सिर्फ़ उन इलाकों को मंडी समझते थे कि अपना माल जो अपने मुल्कों में तैयार करें अपने इलाकों में, वो इन नौआबादियाती इलाकों में आकर बेचा जाए। तो तारुफ में आप क्या लिखेंगे? पहले बताएंगे कि यूरोपीय अक़वाम अफ़्रीका और एशियाई जिन इलाकों पर कब्ज़ा करके, जिन कौमों को ग़ुलाम बनाकर और उन इलाकों पर कब्ज़ा करके जो निज़ाम जारी करती थी उनको हम क्या कहते हैं? नो आबादियाती निज़ाम। नो आबादियाती निज़ाम कहते थे। इनको इन इलाकों के लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होती थी और सिर्फ़ ये क्या करते थे, वहाँ से जो माल अपने इलाकों में बनाते थे उसको वहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए मंडी का तस्वर रखते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बरसगीर का इलाका, कि बरसगीर में जो अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम आया, क्योंकि हमारा टॉपिक भी इसी के साथ है, तो ये आए लोग यहाँ पर कैसे और इन्होंने बरसगीर पर कब्ज़ा कैसे किया, ये तमाम चीज़ें ही इसमें आगे दर्ज होंगी। तो मैं हेडिंग साथ साथ बनाता जाऊँगा। इससे नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, वो है वास्को डे गामा की बरसगीर आमद। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली जहाज़ रान था। ये यूरोप से इसका ताल्लुक़ है, पुर्तगाल का। इसने क्या किया कि इसने अफ़्रीका का चक्कर लगाया और रास उम्मीद का चक्कर काट के ये जो हमारे कहते हैं कि मशरक़ी अफ़्रीका तक आ पहुंचा। सही है। और इसको अगर मैं वैसे आपको बताऊं, कोई यूँ से चक्कर लगाया, यूँ आके, यानी कि ये हम अफ़्रीका कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर यूरोप, इसको फ़र्ज़ कर लें। यहाँ से वो चक्कर, ये समंदर में कुछ चट्टानें हैं, यहाँ से उसने इसका चक्कर लगाया और ये पहुँचा यहाँ पर। वास्को डी गामा सन 1498 में तारीख लिख रहा हूँ। अफ़्रीका के यानी कि चक्कर काट के वो शुमाली मशरक़ी अफ़्रीका पहुँचा। ठीक है, ये रास उम्मीद जो बीच में लिखा हुआ है ना, केप ऑफ होप। ठीक है, रास उम्मीद, ये समंदर में कुछ चट्टानें हैं अफ़्रीका के जनूब के, वहाँ से उसने चक्कर काटा। ये जहाज़ रान था, तो चक्कर काट के ये कहाँ पर आया? ये आया मशरक़ी अफ़्रीका के साहिल पर पहुँचा। यहाँ से ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, अच्छा आपको इसको सही समझाने के लिए। यहाँ से एक अरब जहाज़रान की मदद लेकर ये बरसगीर की बंदरगाह कालीकट पहुँचा। बरसगीर की बंदरगाह कालीकट पहुँचा। ठीक है, अरब जहाज़रान था, ये यूरोप से यानी कि पुर्तगाल से निकला, ये अफ़्रीका का चक्कर काट ये शुमाली मशरक़ी अफ़्रीका के साहिल पर पहुँचा। यहाँ से एक अरब जहाज़रान की मदद से वो बरसगीर की बंदरगाह कालीकट पहुँचा। यहाँ के राजा ने उसका इस्तकबाल किया और उसकी खूब आवभगत की और तिजारत की गर्ज से उसको यानी कि ख़ासी मराआत भी उसने दी। यकीनन आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 1458 में वो एक पुर्तगाली जहाज़रान अफ़्रीका के इधर से चक्कर लगा कर वो शुमाली अफ़्रीका और इसके मगरबी तरफ से जनूब के हिस्से से केप ऑफ होप, रास उम्मीद का चक्कर काट कर ये मशरक़ी अफ़्रीका के साहिल पर पहुंचा। यहाँ से ये एक अरब जहाज़रान की मदद से बरसगीर की बंदरगाह कालीकट पहुंचा। वहाँ के राजा ने इसकी खूब आवभगत की, मेहमान नवाजी की, तिजारत के लिए उसको ख़ासी मराहत दी। यहाँ से यूरोपी ताजरों का सिलसिला शुरू होता है बरसगीर के लिए
और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने यहाँ पर कदम जमाना शुरू कर देते हैं। असल में वास्को डी गामा ने जो अफ्रीका और फिर ये बर सग़ीर की तरफ आया, यही असल वो नुक्ता आगाज़ है जहाँ से इन दो बर-ए-आज़मों में अंग्रेज़ों के यानी कि तसल्लुत का आगाज़ होता है, नौआबादियात का आगाज़ होता है। इन इलाक़ों के लोगों की महकूमी का आगाज़ वास्को डी गामा के इन इलाक़ों की आमद के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उसको किसी को पहले नहीं पता था यहाँ कौन है, कैसे है और कैसे सफ़र किया। जाहिर बात है ज़मीनी सफ़र बहुत तवील था और मुश्किल भी था, तो यूँ कोई इतने दूर दराज इलाक़ों से ज़मीन का सफ़र करके यहाँ तक नहीं पहुँचा था, ना ही पहुँचा जा सकता था। अलबत्ता साहिल वैसे ही कीमती होते थे तिजारत की गर्ज से, और जब उनको ये तरीका पता चला कि यहाँ से आया जा सकता है, तो उन्होंने समुद्री रास्तों को आज़मा कर और उनको इस्तेमाल कर कर इन इलाक़ों पर अपनी कब्ज़े का आगाज़ किया। ये कब्ज़े उनके क्यों ख़तरनाक और ज़्यादा मज़बूत कब्ज़े थे? क्योंकि वो साहिलों पर कब्ज़े करते थे, और साहिलों से जब तिजारत ख़त्म हो जाती थी वो लोग भूखे प्यासे और उनको और कोई हल नहीं मिलता था कि उनकी यानी कि बाहर की तिजारत कहीं से कोई चीज़ें ला जा रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाती थी और ये लोग महकूम होना शुरू हो जाते थे। तो वास्को डी गामा की बर सग़ीर की आमद के बाद यहाँ पर नौआबादियाती निज़ाम बनना अफ्रीका और एशिया में शुरू हुआ। यूरोपीय अक़वाम को पता चला और उन्होंने इन इलाक़ों को अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। हम कह सकते हैं कि वास्को डी गामा की आमद के बाद ही अफ्रीका और एशिया के इलाक़ों में नौआबादियाती निज़ाम का आगाज़ हुआ। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आगे हम बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कब्ज़े कैसे शुरू किए। वास्को डी गामा के बाद यहाँ पर हेडिंग बनती है यूरोपीय ताजरों की आमद। वास्को डी गामा के बाद यहाँ पर यूरोपीय ताजरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, किसका सिलसिला शुरू हुआ? यूरोपीय ताजरों की आमद का आगाज़ हुआ। 16वीं सदी में मकामी हुक्मरानों में नफाक था। इनके बर सग़ीर में जो रहने वाले मुख्तलिफ़ रियासतों के नवाब और राजे थे, उनकी आपस में एक चपकलिश थी। वो आपस में एक दूसरे से करीब नहीं थे, बल्कि इख्तलाफात का शिकार थे। तो इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर यूरोपीय ताजरों की आमद के बाद क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर अपने कदम साहिली इलाक़ों में मजबूत करना शुरू किए। और पुर्तगालियों ने कौन से इलाके पर कब्ज़ा किया? जो बर सग़ीर का साहिल इलाका गोवा, ठीक है, भारत में लिख रहा हूँ कि साहिल इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, और अपने कदम यहाँ पर जमाना शुरू कर दिए। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, तो यूरोपीय ताजिर यहाँ पर आए तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर गोवा के साहिल इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। अब क्या हुआ कि यूरोप यानी कि देखा देखी जो है ना, मुख्तलिफ़ जो कौमें थीं यूरोप की, उन्होंने यहाँ पर आना यानी कि शुरू कर दिया। और उन्होंने शुरू कैसे किया कि यहाँ पर फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों की तरह यहाँ पर पांडिचेरी, ये एक साहिली इलाका था, इसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा शुरू किया। जैसे कि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने कब्ज़ों का एक सिलसिला शुरू किया था, या पुर्तगालियों ने, तो उनके फ्रांसीसियों ने उनकी देखा देखी पांडिचेरी जो बर सग़ीर का एक साहिली इलाका था उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने फ्रांसीसियों की ज़्यादा ना चली। सारी बात है, यूरोप की कौमें सारी एक जैसी तो नहीं थी, वो एक आपस में भी इख्तलाफ रखती थी। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को यहाँ से मार भगाया, उनको बर सग़ीर से निकाल दिया और अपना इक़्तिदार तेज़ी से बर सग़ीर में फैलाने लग गए। यहाँ तक हम रुकते हैं। और ये हमारा क्योंकि पहले पेज के टॉपिक थे, तो पहले हमने वास्को डी गामा की माजरत बर सग़ीर आमद का तज़किरा किया। पहले बताया नौआबादियाती निज़ाम क्या होता है,
पुर्तगाली जहाज़रान आया तो यहाँ पर सिलसिले शुरू हो गए। यहाँ पर यूरोपीय अक़वाम के उन्होंने यहाँ पर कब्ज़े जमाना शुरू कर दिए। सबसे पहले यूरोपीय ताजरों में देखते हैं कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने गोवा भारत के साहिली इलाके पर कब्ज़ा किया। उसके बाद पांडिचेरी फ्रांसीसियों ने इस पर कब्ज़ा किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने उनकी ज़्यादा ना चल सकी और वो यहाँ से चले गए। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इक़्तिदार जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग कौन सी आती है? अगली हेडिंग आती है ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। अच्छा, अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो मुग़ल बादशाह जहांगीर और शाहजहां से तिजारत की गर्ज से उन्होंने यहाँ पर उनसे इजाज़त ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में लाया। किसका क़याम अमल में लाया? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंडिया के साथ तिजारत के लिए उन्होंने एक कंपनी सामने ला रखी कि हम यहाँ पर तिजारत की गर्ज से आना चाहते हैं और हम एक कंपनी बनाई है, तो हमें आप इजाज़त देते हो। उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा मराहत दी, ठीक है। इन मराहत के बाद उन्होंने क्या किया? इन्होंने जो साहिली इलाके थे उन पर अपनी तिजारती कोठियाँ कायम की, यानी कि जो साहिली सामान आता था वहाँ पर उन्होंने तिजारती कोठियाँ कायम की। असल में ये कब्ज़े का एक सिलसिला था। वो कौन कौन से 2 इलाके थे जिन पर उन्होंने तिजारती कोठियाँ कायम की? सूरत और चेन्नई, ठीक है, सूरत और चेन्नई। अब ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये सारे साहिली इलाके जो थे नहायत कीमती थे और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर तिजारती कोठियाँ कायम की। असल मकासद, क्योंकि इसके बाद की हेडिंग में हम आपको इसमें वाज़ेह हो जाएगा कि क्या क्या सिलसिला था। इसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग आती है मकामी हुक्मरानों की नाचाकी। 18वीं और 19वीं सदी में मकामी हुक्मरानों में नफाक था, 17वीं और 18वीं सदी में, और आगे 19वीं सदी तक भी आप ले जाते क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी हुई। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने बरे सग़ीर के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा शुरू कर दिया। इसमें कुछ जंगें बड़ी अहम हैं और उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को साथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला को सन 1757 में जंगे पलासी, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जंगे पलासी 1757, ठीक है। और इसके बाद उसने यानी कि मीर जाफ़र के साथ मिलाकर ये बंगाल पर वो शिकस्त दी नवाब सिराजुद्दौला का। इसके बाद है जंगे बक्सर, जंगे बक्सर सन 1764। इसमें शाह आलम सानी और मीर कासिम को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने ओध और बंगाल पर अपना कब्ज़ा कर लिया, ओध और बंगाल पर अपना कब्ज़ा कर लिया। अब आप देख रहे होंगे कि तिजारत की गर्ज से आए हुए अंग्रेज़ कैसे इलाकों पर कब्ज़ा करना उन्होंने शुरू किया। पहले साहिली इलाकों पर कब्ज़े किए, तिजारत की गर्ज से वहाँ पर तिजारती कोठियाँ कायम की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बंगाल रोड पर कब्ज़ा कर लिया। आगे हमारी हेडिंग आ जाती है मैसूर की फ़तह। मैसूर एक ताकतवर रियासत, उस हुक्मरान हैदर अली उसने इस बहुत ज़्यादा यानी कि अपनी ताकत जो थी बनाई, लेकिन उसका बेटा जो टीपू सुल्तान था, अंग्रेज़ों ने इस रियासत की तरफ और इसको फ़तह करने का फ़ैसला किया। सरंगापट्टम और मैसूर की फ़तह कैसे हुई कि 1799 में ये जो लड़ाई हुई, टीपू सुल्तान इसमें शहीद हो गए सन 1799। इस शिकस्त के बाद
अंग्रेज़ों ने पंजाब और इन इलाकों का रुख किया और बड़ी तेज़ी से अपना इक़्तिदार जो है ये आगे बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया। बहुत तेज़ी से अपना जो इक़्तिदार है उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अब इसके बाद हमारे पास इसकी हेडिंग आ जाती है और वो है जंग आज़ादी 1857। आप देख चुके होंगे हमने सन 1498 से बात शुरू की और आकर रुकी अब 1857। तो 1857 की जंग आज़ादी हालांकि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए लड़ी गई। हिंदुओं और मुसलमानों ने इसमें एक साथ होकर कोशिश की कि इनको यहाँ से निकाल दें, लेकिन आपसी तनाज़े और अच्छी जो हिकमत अमली ना होने की वजह से उनको इस जंग में शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने मुकम्मल बर सगीर पर कब्ज़ा कर लिया। 1858 में डेट लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया को ख़त्म करके बर सगीर को ताज बरतानिया के मातहत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया ख़त्म होगी और बर सगीर जो है वो ताज बरतानिया के अमलदारी में दे दिया गया। लेकिन उसके बाद जो यहाँ की बगावतें थी उन्होंने अंग्रेज़ों को ज़्यादा वक्त ना दिया और एक सदी के अंदर ही जो था मुसलमानों और हिंदुओं ने, दोनों को देखा जाए खैर मुसलमानों ने ख़ास तौर पर, क्योंकि वो हिंदू भी उतने ही ख़तरनाक थे मुसलमानों के लिए जितने अंग्रेज़, उनके अंदर तो बदले की आग थी। बहरहाल मुसलमानों ने एक सदी के अंदर ही, 100 साल के अंदर ही अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान के नाम से हासिल कर लिया। अब ये यहाँ पर आते हैं कि उनके मकासद क्या थे नौआबादियाती निज़ाम। तो मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले था इलाकों पर कब्ज़ा करना और बरतानिया को एक बड़ा रुतबा यानी कि दुनिया में बख्शना कि ये बहुत बड़ी ताकत है। फिर इन इलाकों को अपनी मंडियाँ समझना, यानी कि जो माल वहाँ पर तैयार होता था बरतानिया में तो वो इन इलाकों में फ़रोख्त करना, और ये इनके अहम मकासद थे और इनको अपने तसल्लुत में रखना, मातहत रखना और दुनिया में बरतानिया को एक बड़ी ताकत जो है वो तस्लीम करवाना, ये इनके मकासद में शामिल था। ये बेटा आपका टॉपिक है, इसको मेरे ख्याल में अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी दफ़ा इसको दरमियान में रोक कर आपको बता चुका हूँ। बहरहाल अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा के बाद यहाँ पर पुर्तगालिया ने गोवा पे कब्ज़ा किया, उसके बाद फ्रांसीसी ने पांडिचेरी पे कब्ज़ा किया, साहिली इलाके। फिर अंग्रेज़ों ने सूरत और चेन्नई में तजारत की घर से कोठियाँ बनाई, लेकिन आगे मकामी हुक्मरानों की नाचाकी को देखते हुए पलासी और जंग बक्सर में इन्होंने शिकस्त देकर जो यहाँ के हुक्मरान थे जो रियासतों के, उधर बंगाल पर कब्ज़ा हुआ। फिर मैसूर की फतह हुई, अंग्रेज़ों ने पंजाब और इस तरफ अपना इक़्तिदार बढ़ाना शुरू किया। जंग आज़ादी 1857 में मुसलमानों और हिंदू को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने बर सगीर पर कब्ज़ा कर लिया। ये था हमारा आज का टॉपिक और इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।